नमस्कार दोस्तों, मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर आपके अपने ही YouTube चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स और उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों ये न्यूज़ जो है बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है। इस खबर की अब पूरी तरीके से पुष्टि हो चुकी है कि भारत के 3 ऐसे बड़े सरकारी बैंक जो कि पहले PSU के तहत सरकारी बैंकों के श्रेणी में आते थे, अब उनको जो है प्राइवेट हाथों में देकर उन 3 बैंकों का निजीकरण कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों शुरू में 4 बैंकों के नाम लिए जा रहे थे, जिसमें जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड किया गया था, लेकिन अब जो खबर जो पुष्टि हुई है उसमें जो है CBI मतलब कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नाम हटा दिया गया है। और जो 3 बैंक बच गए हैं जिनको आने वाले समय में उनका डिसइन्वेस्टमेंट अर्थात कि उनका निजीकरण प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा, उन 3 बैंकों में जो सबसे बड़ा नाम जो है निकल कर सामने आ रहा है वो है BOI मतलब कि बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद जो है दूसरा उसमें जो सबसे बड़ा बैंक है वो है इंडियन ओवरसीज बैंक, जो कि एक साउथ इंडियन बेस्ड बैंक है। हालांकि ये ऑल इंडिया लेवल पे इसका जो है ब्रांचेस वो रन होते हैं। और गाइस जो तीसरा इस कड़ी में जो बैंक का नाम है वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन 3 बैंकों का जो है सरकार की योजना है कि आने वाले समय में इनको जो है निजीकरण कर दिया जाए। हालांकि जो आम बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमन के द्वारा, उनमें जो है 2 बैंकों का ही केवल डिसइन्वेस्टमेंट का बात किया गया था। जिस तरीके से 2019 में IDBI बैंक को जो है निजीकरण कर दिया गया था। हालांकि वो एक सरकारी बैंक था, लेकिन बाद में उसको जो है 55% से ज़्यादा शेयर्स जो हैं LIC ऑफ इंडिया को देने के बाद जो है उस बैंक को एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया था। सिमिलरली जो है इस बार का जो आम बजट था उसमें यही कहा गया था कि सरकार की योजना है कि 2 सरकारी बैंक और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी का जो है डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो लोगों ने जो है अपने अपने लेवल से अलग अलग बैंकों के नाम लेना शुरू कर दिए, लेकिन अब जो है 3 बैंकों के नाम सामने आ रही है और जिस पे मुहर बिल्कुल ऑलमोस्ट लग चुका है कि अगला वित्त वर्ष मतलब कि 2022 1 अप्रैल 2022 से पहले इन 3 बैंकों को जो है निजीकरण कर दिया जाएगा, प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा इन 3 बैंकों का। और जो इसका एक सिस्टम होता है, जो इसका प्रोसेस होता है वो ये होता है कि आने वाले समय में इसके लिए अलग से जो है नीलामी आप बोल सकते हैं या फिर बिडिंग का प्रक्रिया है वो सरकार की ओर से आयोजित किया जाएगा। और उसमें जो है जितने बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस रहेंगे, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम जो है इंडिया बुल्स का करके आ रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा प्रबल दावेदार है बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करने में। उसके अलावा तो अपने देश में कमी नहीं है करोड़पति अरबपतियों का। अंबानी, अडानी, अलग अलग ग्रुप्स हैं, डालमिया ग्रुप्स है, JDMR ग्रुप्स है, बहुत तमाम ऐसे ग्रुप्स हैं। बहुत सारे ऐसे कॉरपोरेट कंपनीज हैं जो कि बहुत दिनों से चाहती थी कि अपने देश में वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ कर पाएँ, उनका भी अपना बैंक हो। लेकिन अपने देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गाइडलाइन इतना तगड़ा है, इतना उनका जो अपना एक अलग सिस्टम है जिसको फुलफिल करना जो है सबके बस की बात नहीं होती थी, जिस कारण जो है बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेस थे जो अभी तक अपना हाथ बांध कर बैठे थे, वो इस फील्ड में नहीं उतरे थे। लेकिन अब जैसे ही सरकार की ओर से हरी झंडी दिखा दी जाएगी और अलग अलग बैंकों, अभी तो शुरुआत में जो है 3 बैंक, उसके बाद जो है और भी ऐसा प्रक्रिया हो सकता है। जब मोदी सरकार देश में आई थी तो उस समय टोटल 17 से ज़्यादा जो है बैंक थे भारत में, लेकिन अब जो है निजीकरण के बाद सिर्फ 9 सरकारी बैंक बच जाएंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सरकार की मंशा क्या है और वो किस तरीके से जो है जो भी सरकारी ऐसे उपक्रम हैं, जो भी सरकारी विभाग हैं जो घाटे में जा रही हैं या फिर सरकार को कहीं से उसमें कुछ मुनाफा नज़र नहीं आ रहा है, तो उसको जो है उसे पीछा छुड़ाने में ही उसमें भलाई समझ रही है और अलग अलग निजी हाथों में देकर एक तरीके से इसको प्रयोग कर रही है। और हालांकि कुछ हद तक ये प्रयोग जो है वो सफल भी रही है। बहुत सारे ऐसे जो सरकारी कंपनियां हैं जो बहुत घाटे में जाती रही हैं और जो आम लोगों के टैक्स का पैसा था उसमें जो उसकी घाटा था उसकी भरपाई की जाती थी, उनको जब से बेचा गया है, जब से अलग निजी हाथों में दिया गया है, तो वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो सरकार का भी मनोबल बढ़ा हुआ है और इससे जो है सबसे ज़्यादा फर्क उन लोगों को पड़ने वाला है जो कि इन बैंकों के खाता धारक हैं। इन तीनों बैंकों को अगर मिला दें तो लगभग 10 करोड़ से ऊपर खाता धारक होंगे। वो एक झटके में सरकारी बैंक से जो है प्राइवेट बैंक के खाता धारक हो जाएंगे। अब चूंकि प्राइवेट फर्म्स जब उन बैंकों को खरीदेगी तो वो उनका कोशिश होगा कि शुरू में जितने घाटा चल रहे हैं उनको अब मुनाफे में बदलने का।
और मुनाफा तभी होगा जब वो हैवी चार्जेस या फिर हैवी पेनाल्टीज़ वगैरह या फिर अपना जो भी उनका चार्जेस होंगे उसमें बढ़ोतरी करेगी। अब चूंकि सरकारी बैंकों में जो है सब कुछ मिनिमम लेवल पर चलता था, सरकार उतना चार्जेस नहीं लगा सकती थी, लेकिन अब जो प्राइवेट कंपनियां होंगी उनको बिल्कुल खुला छूट रहेगा अपने लेवल से नियम कानून का वो लोग कह सकते हैं कि पालन करवा पाएंगे लोगों से। ऐसे में जो है उनके ग्राहक जो होंगे उनकी परेशानी जो तय है कि वो बढ़ने वाली है। और जो भी अभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे थे इन बैंकों के कर्मचारी, तो आने वाले समय में जब ये बैंक प्राइवेटाइजेशन का जब दौर पूरा हो जाएगा और ये बैंक फुल्ली प्राइवेटाइज हो जाएंगे, उसके बाद जो भी सरकारी जो भी उनके कर्मचारी होंगे उनको जो भी वेतन भत्ते और फिर जो भी पेंशन और भी जो भी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो अभी कॉरपोरेट कंपनियां तय करेंगी, सरकार इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगी। तो ऐसे में दोस्तों आपके क्या विचार हैं इन 3 बैंकों का जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, इसको लेकर आप इसके पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, आपकी क्या अपनी राय है? और अगर आप इन 3 बैंकों में अगर बैंक ऑफ इंडिया, अगर इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाता धारक हैं तो आपको तो और खुशी होनी चाहिए, अब आप प्राइवेट बैंक के खाता धारक होने वाले हैं। ओवरऑल दोस्तों आपके क्या विचार हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे, मुझे बड़ा खुशी होगी आप सभी के प्रतिक्रियाओं को पढ़कर। दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।